इस वक्त हम लोग आए हैं अपने खेत में और बात करने जा रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आजकल एक नया बिल आया हुआ है किसानों के लिए। किसानों के बिल की बात थी तो हमने कहा कि हमारे खेतों से अच्छी जगह और कुछ नहीं हो सकती। एक रंग है कि भाई खेतों में और खेतों की बात या किसानों की बात ज़्यादा बेहतर होता है। तो चर्चा इसी बात की करते हैं कि आखिर ये जो कृषि बिल आया हुआ है ये असल में है क्या। तो वैसे तो इसको पढ़ लिया जाना ही सबसे बेहतर है कि आदमी खुद से पढ़ ले। हाँ, तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने स्टूडियो में और खेतों से ज़्यादा बात करने में यहाँ ज़्यादा अच्छा लगे। तो मेन मुद्दा चल रहा है कि आखिर ये कृषि विधेयक हैं क्या क्या। तो मोटा मोटा समझिए, ये ओवरऑल 3 अमेंडमेंट्स हैं, 3 तरह के बिल हैं। पहला है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती सुरक्षा समझौता, और तीसरा है कृषि सेवा विधेयक 2020। विवाद क्या चल रहा है इस पे, पहले उस पर बात करते हैं। सबसे बड़े विवाद इस पे ये चल रहे हैं कि जो कालाबाजारी है वो बढ़ जाएगी। अभी जो मतलब छोटे मोटे दुकानदार या फिर छोटे मोटे व्यापारी होते हैं वही कालाबाजारी करते थे। बड़े लेवल पे का मतलब ये काम बड़ी कंपनियां करेंगी, बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं या फिर व्यापारी हैं वो लोग किया करेंगे कि वो सामान रख लेंगे अपने पास और उसके बाद फिर मतलब उन्होंने किसानों को अच्छा खासा पैसा दे दिया, उसके बाद अपने पास स्टॉक कर लिया, दाम बढ़ा देंगे जब स्टॉक हो गया तो उसके बाद फिर महंगा करके बेचेंगे। जायज़ क्वेश्चन है, जायज़ विरोध है, गलत चीज़ नहीं कह रहे, ये एक आम जन के हिसाब से सही है। तो अब इसमें सुधार क्या हो सकता है, इस बारे में बात होनी चाहिए। विरोध करने के लिए टैंकर वैंकर जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। कारण क्योंकि पहले सरकार का ज़्यादा रोल होता था, सरकार की पकड़ थी, अब सरकार की पकड़ नहीं रह जाएगी और जो वहाँ का लोकल व्यापारी है या फिर बड़े व्यापारी हैं उनका दखल ज़्यादा हो जाएगा। तो वो मनमाने दाम तय करेंगे और किसानों को फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। सही है, हो भी सकता है क्योंकि बड़ा व्यापारी है, अब वो अपने मर्ज़ी से दाम दे देगा। इसने कहा कि नहीं मैं 1 रुपये में ख़रीदूँगा और किसान को बेचना पड़ेगा, हो सकता है। लेकिन ओवरऑल विधेयक क्या कहते हैं इस बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। वैसे तो खुद पढ़ लेना सबसे अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए अच्छे सोर्सेज से ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि भाई विधेयक में लिखा क्या है। ओवरऑल तीनों विधेयक एक ही चीज़ पे इशारा कर रहे हैं। पहला कृषि उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो ये विधेयक ये कहता है कि जो हमारी कृषि व्यवसाय है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और कृषि उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद अब एसेंशियल गुड्स में नहीं गिने जाएंगे तब तक जब तक कोई युद्ध या फिर आपदा की स्थिति नहीं आती है, तब तक इन चीज़ों को एसेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं गिना जाएगा। ये एसेंशियल प्रोडक्ट से अलग हो जाएंगे। अब इस चीज़ के मायने क्या हैं? एसेंशियल प्रोडक्ट्स में नहीं है, ये ज़रूरी सामान की लिस्टों में नहीं है। सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर एसेंशियल प्रोडक्ट्स की लिस्ट में है तो गवर्नमेंट का काफ़ी इस पे हैंड होल्ड होता है, इसको काफ़ी नियम कायदे कानूनों में बंधा होता है। आपने देखा होगा कि बहुत से किसान हैं वो अपना एक मंडी तक जाते हैं, बाहर के दूसरे राज्य में जहाँ अच्छे रेट मिल रहे हैं वहाँ नहीं जा सकते हैं, या फिर वो किसी ऐसे व्यापारी को नहीं बेच सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन वो दाम अच्छा दे रहा है। उदाहरण है
कुछ कंपनियां हैं जैसे पार्ले है, ब्रिटानिया है, या फिर अडानी का ग्रुप है जो वो नेचर फ्रेश टाइप के आटे बनाती है, सूर्या भोग है, आईटीसी का आशीर्वाद आता है। ये बहुत सी ऐसी कंपनियां जो डायरेक्ट किसानों से भी खरीदती हैं, लेकिन इनको किसानों से ख़रीदने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गवर्नमेंट से इनको काफ़ी सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। गवर्नमेंट कई बार परमिशन नहीं भी देती है तो ये नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन ये लोग अच्छे पैसे देते हैं। सरकार का एमएसपी से काफ़ी बेहतर ये लोग रेट देते हैं। एमएसपी क्या होता है, पहले ये समझिए कि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है कि कम से कम इतना पैसा आपके उत्पादन का आपको मिलना चाहिए। ये बात हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कम से कम इतना मिलना चाहिए, लेकिन वो ये बात नहीं करती कि अधिक से अधिक कितना मिल सकता है। अधिक से अधिक की बात करें तो कुछ ऐसे भी उत्पाद होते हैं जैसे बासमती चावल, वो चावल की कैटेगरी में तो है, धान की कैटेगरी में है, लेकिन अगर उसका एमएसपी की बात करें तो वो नॉर्मल धान की एमएसपी पे तो नहीं आएगा, उसका रेट तो काफ़ी अच्छा होता है। सेम अगर अच्छा धान है तो बहुत सी ऐसी कॉमर्शियल कंपनियां हैं, कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो वो ख़रीदती हैं, स्पेशली 5 स्टार होटल्स पे। तो 5 स्टार होटल्स में बासमती चावल ही बनता है और वो लोग काफ़ी रेट दे के ख़रीदते हैं। बहुत से तो ऐसे हैं जो किसानों से खुद ही उत्पाद करवाते हैं, लेकिन उनको ये सारी प्रक्रिया करने में बहुत टेंशन करना पड़ता है, बहुत सारे परमिशंस और ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये एसेंशियल गुड है। अब एसेंशियल गुड की लिस्ट में नहीं है तो इन कंपनियों की थोड़ी सी राह आसान हो जाएगी कि वो जाके सीधे किसी भी किसान से लेके अपना उत्पादन शुरू करवा सकती हैं। दूसरा, अब किसान खुद भी जो है वो रेट तय कर सकता है कि भाई मैंने बासमती बनाया है और एक एरिया के किसान हैं, उन्होंने तय कर लिया कि हमको इतने में ही देना है। अब वो बड़ी कंपनियां वो उतने में ही खरीद के जाएंगी, ये किसान का फ़ायदा है। बहुत सी कंपनियां ने मतलब जैसे आईटीसी चौपाल सागर की बात करते हैं आप, बहुत से ऐसे क्षेत्र होंगे, गोंडा से हैं या फिर बहराइच से, चंदौली बनारस के पास में एरिया है, काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि एक आईटीसी का चौपाल सागर एक हब टाइप का है। वो लोग भी गेहूं की ख़रीदारी करते हैं, उन्होंने गेहूं के लिए कुछ अपने सेंटर्स बना रखे हैं, वहाँ से ख़रीदारी करते हैं और वो लोगों का गेहूँ काफ़ी अच्छे रेट में लेते हैं लोगों का। उन्होंने ग्रेडिंग कर रखी है कि ए क्लास का गेहूँ है हम इतने में लेंगे, बी क्लास का ये है, सी क्लास का इतने में है, तो वो एमएसपी से ऊपर में ही काफ़ी अच्छे रेट में ले रहे होते हैं। लेकिन सब किसान उन तक नहीं पहुंच सकते थे, उनके पास भी अपनी बाउंडेशंस थी। लेकिन अब ये चीज़ें जो एसेंशियल गुड में नहीं हैं, तो अब ये व्यापारी भी इन किसानों तक पहुंच बना सकते हैं। दूसरा, ये किसान भी ऐसे व्यापारियों को या ऐसे लोगों को चयनित कर सकते हैं कि हमें किसे देना है किसे नहीं देना है। अब आती है बात इस विधेयक के दूसरे पार्ट की, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा योजना समझौता। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। अभी आप शेयर मार्केट में जाइए, कमोडिटी की बात करते हैं, कमोडिटी एक्सचेंज में अक्सर जो भी अभी तक का हिसाब किताब चलता था वो आढ़तियों के साथ चलता था, बड़ी मंडियों के साथ में चलता था, कभी किसान के साथ नहीं चलता था। जो उत्पाद आता है वो किसान से आता है, लेकिन वो स्टोर होता था मंडियों में। मंडियों में अपनी एक ट्रेडिशन चला आया है और आज 70 साल से जो प्रक्रिया बनी हुई है वही है, और इस पूरी प्रक्रिया में किसानों का हमेशा लॉस रहा है, किसानों ने आत्महत्या की है। तो बदलाव हो रहा है तो देखा जाना चाहिए, अच्छी चीज़ है। यहाँ पे जो भी कमोडिटी एक्सचेंज तक भी काम करता था तो वो फ़िलहाल इन मंडियों पे ही आने वाले या फिर इनकी तरफ से तय किए जाने वाले दामों तक ही तय होता था, ना कि किसानों तक। इसलिए आप देखते होंगे कि जो मार्केट में रेट है प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा होता है, और लेकिन किसानों तक वो उतना रेट नहीं पहुंच पाता है। शेयर मार्केट में कमोडिटी में पैसे लगाने वाले अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में किसान है जिसने उत्पाद तैयार किया है वो पैसे नहीं कमा रहा है। तो यहाँ पे ये एक समझौता पत्र होगा किसानों के थ्रू डायरेक्ट बड़ी कंपनियों का, यानी कि किसान ने फसल तैयार हो गई, उसके पहले ही एक व्यक्ति उनके पास पहुंचता है किसी बड़ी कंपनी का, वो कहता है कि हम आपकी सारी फसल खरीदेंगे। एक पूरे गांव के सारे किसानों को बैठा के उसने ग्रुप बनाया और उनकी कहा कि आपकी सबकी फसल मैं खरीदूंगा, ये मेरा ऑफ़र रेट है,
इतने में एक दूसरा आदमी आता है, उसने ज़्यादा ऑफ़र किया, या फिर तीसरा आदमी आता है, उसने और ज़्यादा ऑफ़र कर दी। सारे किसानों ने तय किया कि नहीं, हम ये तीसरे आदमी को जिसने ज़्यादा हमें पैसा ऑफ़र किया है हम देंगे। यहाँ पे वो एक पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा उन किसानों के साथ में कि हम आपको इतना रेट देंगे। साथ में एक बीमा बॉन्ड भी होगा जिसे वो बेयर करेगा वो व्यापारी। यानी कि अब वो फसल जब तैयार होगी तो वो व्यापारी आके वो फसल लेके जाएगा अपने खर्चे पे। अभी तक जो भी किसान होते थे वो मंडी तक अपने ट्रैक्टर या अपने साधन के थ्रू पहुंचाते थे, लेकिन यहाँ पे अब वो व्यापारी स्वयं से वो फसल लेके जा रहा होगा। किसानों का फ़ायदा इसमें ये सबसे बड़ा होगा कि इन केस कोई आपदा आ गई, बारिश हो गई बिन मौसम, या फिर कोई और चीज़, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि किसान की तो सारी संपत्ति नष्ट हो गई, जो उसका लागत है वो सब चला गया। अब उसके पास, समझ रहे हैं, कोई और ऑप्शन नहीं बचता, वो कैसे अपना लॉस चुकाएगा। तो यहाँ पे अब उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद किसान सेफ है, उसको वो उतने पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। अब किसान को कोई घाटा नहीं होने वाला है। यहाँ पे विरोध इस चीज़ का है कि मान लो लोगों ने कहा कि मान लो रेट बढ़ गया, हमने तय किया जो रेट यहाँ पे 25 का है और जब फसल तैयार हो रही है वो 30 का हो गया, तो विरोध इस चीज़ का है। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि भाई साहब अगर फसल का रेट ज़्यादा तय किया गया है और वो उससे ज़्यादा बढ़ जाए, चलो अच्छी बात है, अगर हो जाएगा तो ये इस बारे में हमको बात करनी चाहिए कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो, किसानों को ये पता होना चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में हमें इस चीज़ का भी जिक्र करना है कि अगर रेट ये है तो ये फ्लेक्सिबल भी हो। हमें किसानों को समझाना होगा ये कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त वो लोग ध्यान दें इस बारे में, या फिर किसानों की तरफ से कोई एक ऐसा प्रतिनिधि नियुक्त होना चाहिए जो इस चीज़ पे काम करे। ये एक अच्छा विरोध का पॉइंट है, लेकिन इसको सही तरीके से विरोध करो, इस चीज़ को अमेंडमेंट में लाना बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात तीसरे और सबसे बड़े कृषि सेवा विधेयक। कृषि सेवा विधेयक इस तरह से समझिए कि दो पार्ट में समझते हैं। पहला, पंजाब, यूपी या फिर एमपी, यहाँ पे खेती अच्छी होती है और खेती के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत सडनली बहुत डाउन हो जाती है। मान लीजिए प्याज की पैदावार हुई और प्याज की कीमत बहुत कम हो जाती है, लेकिन उनसे लगे हुए जो राज्य हैं जैसे स्पेशली राजस्थान, दिल्ली या फिर उत्तराखंड, इन जगहों पे जहाँ पे पैदावार उतनी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है कि इसके रेट ज़्यादा होते हैं। लेकिन जो यूपी का किसान है वो दूसरे राज्य में अपने प्रोडक्ट्स लेके नहीं जा सकता है, उसको अपने ही राज्य के किसी मंडी में बेचना होगा। सेम एमपी के किसान के साथ भी होगा, सेम पंजाब के किसान के साथ भी होगा। अगर वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तो उसको एक परमिशन लेनी पड़ेगी, क्या प्रोडक्ट्स हैं, कितने हैं, काफ़ी सारा एक मतलब बनवाना पड़ता है, कागजात तैयार होंगे। उसके बाद एक अच्छा खासा टैक्स भी देना पड़ेगा कि आपका टोटल प्रोडक्ट इतने सारे हैं, अभी उसका बिका नहीं है लेकिन उसको टैक्स पहले देना होगा। अब वो दूसरे राज्य में जाके वो प्रोडक्ट बेच सकता है। वहाँ पे उसको पता नहीं फ़ायदा हो या ना हो, वो अपना सामान लेके जा रहा है, उससे पहले उसने काफ़ी सारा टैक्स दे दिया है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये एसेंशियल प्रोडक्ट्स में आते हैं अभी तक, इसलिए आपने देखा होगा कि ठेले वालों के ठेले तोड़ दिए जाते हैं या फिर पुलिस वाले उनसे उगाही करते हैं। पुलिस वालों का नाम नहीं लेंगे, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, या फिर नगर निगम वाले भी जाके उनसे उगाही कर लेते हैं और उनको बेचने देते हैं। अदरवाइज़ कानून के नाम पे उनके तोड़ दिए जाते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं एसेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। ये तीसरा अमेंडमेंट जो है ये केवल यही लागू करता है कि इन तरह के उत्पादों पे, स्पेशली कृषि उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य पे ले जाने पे या फिर अपने क्षेत्र में ही इसके सेल करने पे, ठेले ठेले पे घूमने में, इस पर किसी तरह का टैक्स या कोई भी सेवा कर नहीं लगेगा। मंडी में भी बेचते हैं तो मंडी में भी ये सेवा कर या फिर सारी चीज़ें किसान से नहीं ली जाएंगी, ये मंडी वाले अपने प्रॉफिट में से भी बेयर करेंगे। यानी कि अब ये पूरी तरह से इसमें से टैक्स या बाकी सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। अब ये पूरा का पूरा जो स्पेशली मंडी में है तो मंडी में मंडी के ऑनर्स या फिर मंडी के जो आड़तिये हैं वो बेयर करेगी, और बाकी कोई भी किसान
ठेले पे अपना सामान रख के कहीं पे भी बेच सकते हैं। यानी जो ये ठेले हैं उनको कोई हटा नहीं सकता, वो आप बेच सकते हो। बस ये ध्यान रखना भाई साहब, नो पार्किंग या फिर भीड़ भाड़ वाले एरिया में मत लगाना यार, ट्रैफिक लगता है तो सभी भगाएंगे। तो आप किसी अच्छे जगह पे अपना या गली मोहल्ले में जाके आप सेल कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा पैसा मिल रहा है, अच्छा मुनाफा मिल रहा है। आप किसी दूसरे राज्य में भी जाके बेच सकते हैं या फिर दूसरे ज़िले में जाके बेच सकते हैं, किसी भी व्यापारी के पास बेच सकते हैं, मंडी में बेच सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब खरीदारों की लाइन लगी होगी तो वो कहेंगे कि हमें 10 में दो, दूसरा कहेगा हमें 12 में दो। अभी तक किसानों की स्थिति होती थी कि 100 किसान होते थे, खरीदने वाला एक होता था। अब यहाँ स्थिति ये है कि वो 100 किसान हैं लेकिन खरीदने वाले 2000 होंगे। खरीदेगा वो जो सबसे अच्छा रेट देगा। कुछ चीज़ों पे विरोध है कि कालाबाज़ारी हो सकती है, बड़े व्यापारी संगठन इसको खरीदेंगे तो वो लोग स्टॉक कर लेंगे और बाद में दाम बढ़ा के बेच सकते हैं। तो इस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसका सारा जो नब्ज़ वो ऑनलाइन कर दिया जाए या फिर एक लोकपाल रख दिया जाए तो उसके थ्रू ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकता है। मेरे ख्याल से सारे पॉइंट्स तो मैंने कवर कर लिए हैं जो आसानी से मेरी समझ में भी आया है। कुछ चीज़ें जिस पे विरोध हो रही है, विरोध जायज़ है लेकिन करने का तरीका भी जायज़ होना चाहिए। मैक्सिमम वो लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं जिन्होंने शायद उनको ये भी नहीं पता होगा कि रबी की फ़सल क्या होती है और ख़रीफ की फ़सल क्या होती है, गेहूं के बाल में कितने दानों गेहूं के बाल में कितने धान निकलते हैं या धान में से कितना आटा निकाला जा सकता है, उनको ये भी नहीं पता होगा, है कि नहीं। तो वो लोग विरोध करने पे आमादा है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। कम से कम जो विरोध करने वाले लोग हैं वो तो समझदार आए सामने। अगर वही समझदार नहीं है तो विरोध करने का क्या मतलब है। जो चीज़ें हैं जो जैसे हैं, कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में विरोध करना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। एमएसपी नहीं हटेगी क्योंकि एमएसपी हटते ही गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है जो कृषि और बाकी चीज़ों पे काम करता है। एमएसपी हटा के वो मतलब गवर्नमेंट ही हट जाएगी अगर एमएसपी हट गया तो। इसीलिए ना मंडी और एमएसपी हटेंगे नहीं, लेकिन आपके पास और भी सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि आप सरकारी में बेचोगे तो आपको 13 रुपये में बिकेगा, प्राइवेट पे बेचोगे 70 रुपये का बिकेगा। तो किसानों के पास एक अच्छा ऑप्शन आएगा। तो अभी सारी चीज़ें तो मैंने कवर की हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें छूटी हों। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को लाइक कर लो, और अगर यूट्यूब पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसे वीडियो बनाएं। अगर कुछ अच्छा लगा तो उसे भी बताइए, कुछ बुरा लगा तो उसे भी बताइए, और आगे मैं उन चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि मेरा ये है कि किसी चीज़ के बारे में सही भी जानकारी दें, गलत भी। अगर कुछ विरोध हो रहा है, किसी बात पे विरोध होना चाहिए तो उसके बारे में बात करें। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ कि जिस पे सब लोग चर्चा कर सकें, सबकी नॉलेज बिल्डअप हो, मुझे भी पता लगे कि हमें किस बारे में बात करनी है। तो तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।